हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम 21 फरवरी 2024 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम कल वाले चारों शिफ्ट का एनालिसिस आपको करवा चुके थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिए, ये यहाँ पर आप जाकर प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइस, अब तक की सारी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर डाल दी है, एप्लीकेशन पर डाल दिए, दोनों जगह पर। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। क्लियर है? तो गाइज, आज हम जीके, करंट अफेयर और जीएस से स्टार्ट करते हैं। बाकी चारों सब्जेक्ट को हम आपको आज कवर करवाएंगे और हमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, जैसे कि हम हर बार करवाते ही हैं। आपको पूरे क्वेश्चंस एज इट इज मिल चुके हैं, यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में आपको लगातार वीडियोज यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो गाइज, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। आज का पहला क्वेश्चन बना है, लावनी भारत के किस राज्य का नृत्य रूप है या किस राज्य से इसका संबंध है? लावनी जो नृत्य है, इसका संबंध महाराष्ट्र से हो जाएगा। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर रहेगा। लावनी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावनी जो है पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है, जो विशेष रूप से एक ताल वाद्य ढोलकी की थाप पर यह बेसिकली किया जाता है। लावनी अपनी शक्तिशाली लय के लिए विख्यात है और लावनी ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाराष्ट्र और दक्षिण मध्य प्रदेश में यह 9 गज लंबी साड़ी पहनकर महिला कलाकारों के द्वारा यह किया जाता है। गाने तेज गति से इसमें गाए जाते हैं और लावनी नृत्य की जो शुरुआत है 18वीं 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र से हुई थी। लावनी नर्तकियों को मराठा लॉर्ड्स और किंग्स द्वारा संरक्षण दिया गया था। लावनी नृत्य आमतौर पर महाराष्ट्र के सोलापुर में रहने वाले धनगर और चरवाहे जो हैं, इनके द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि जो लावनी नृत्य है ये आमतौर पर कौन करते हैं? तो सोलापुर के रहने वाले धनगर या चरवाहे जो होते हैं, इनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। परंपरागत रूप से लोक नृत्य की यह शैली समाज, धर्म और राजनीति जैसे विभिन्न और विविध विषयों से संबंधित माने जाते हैं। लावनी के गीत ज्यादातर कामुक है और संवाद, सामाजिक, राजनीतिक व्यंग्य के में तीखे होते हैं। मूल रूप से इसका जो उपयोग है थके हुए सैनिकों के मनोरंजन और मनोबल को बढ़ाने के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? सही जवाब रहेगा शहनाई से। इनका संबंध शहनाई से हो जाएगा। और कल भी ये क्वेश्चन आपका पूछा था, वापिस से आपका यह रिपीट हुआ है। क्लियर है? ये क्वेश्चन कल भी आपका पूछा गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 1916 से 2006 तक ये रहे। वास्तविक नाम कमरुद्दीन खां इनका था। एक भारतीय संगीतकार थे जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। शहनाई एक संगीत वाद्य यंत्र है जो ओबो यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सामान्य के समान ये बेसिकली होता है ना। तो ओबो के समान ये होता है और उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिनमें कौन कौन से पुरस्कार हैं? तो गाइस, याद रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 1961 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1968 में पद्म भूषण इनको दिया गया। 1980 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2001 में भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया। तो ये सारे अवार्ड आप याद रखिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिले। और 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में शहनाई भी इन्होंने बजाई थी। और इसके अलावा उनकी 102वीं जयंती पर उन्हें गूगल द्वारा गूगल डूडल्स के साथ भी सम्मानित किया गया था 102वीं जयंती पर। तो ध्यान रखिएगा, कुछ प्रमुख वादक हम आपको कवर करवा दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में डेली बेसिस पर हर शिफ्ट में बन रहे हैं। देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करें तो ये संतूर वादक है। इसके अलावा कौन कौन संतूर वादक है? तो राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य और अजय सोपोरी। ये अभय सोपोरी, माफ कीजिएगा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, अभय सोपोरी, ये सभी संतूर वादक हैं। इसके अलावा तबला वादक की बात करें तो उस्ताद जाकिर हुसैन, आई थिंक आपने नाम सुना होगा और आपको सभी को बताइए। ये उस्ताद जाकिर हुसैन, अल्लाह रक्का खां और उस्ताद तफू खां, इन सभी का संबंध हो जाएगा तबला वादक के रूप में। इसके अलावा सरोद वादक की बात करें तो अमजद अली खां बंगस, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, इन सभी का संबंध सरोद वादक से है। इसके अलावा बांसुरी वादक में हरि प्रसाद चौरसिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्वेश्चन ऑलरेडी आपका बन चुका है। हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष से भी आपका क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। क्लियर है? पारसनाथ ये बांसुरी से संबंध रखते हैं। इसके अलावा वीणा वादक की बात करें तो असद अली खां, जिया मोहिउद्दीन डागर और अय्यागरी श्याम सुंदरम, इनका संबंध हो जाएगा वीणा वादक। इसके अलावा सितार वादक की बात करें तो पंडित रविशंकर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है पंडित रविशंकर से। शाहिद परवेज खां, बुद्धादित्य मुखर्जी, इन सभी का संबंध हो जाएगा सितार वादक। तो याद रखिएगा। इसके अलावा अनुष्का जो शंकर है, इनका संबंध भी सितार से है। तो इन सभी को आप अच्छे से याद करिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से आपके बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब राजस्थान रहेगा आपका। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है।
यानी कि कुल साक्षरता जो दर है भारत की ये सबसे ज़्यादा है केरल में। इसके अलावा महिला साक्षरता दर में भी केरल जो है सबसे पहले नंबर पर है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगर पुरुष साक्षरता दर की अगर आपसे पूछा जाए तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा, और ये क्वेश्चन कल आपका एज इट इज बना था पुरुष साक्षरता दर वाला। आंध्र प्रदेश में समग्र साक्षरता दर सबसे कम है, राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, जबकि बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो क्वेश्चन यही बना है आपका कि दूसरा जो सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य है ये कौन सा है, तो सबसे कम जो साक्षरता है ये बिहार में महिलाओं की, दूसरे नंबर पर राजस्थान इसमें आता है। इसके अलावा पुरुष साक्षरता में सबसे कम किस राज्य में, तो ये राजस्थान में है। केरल में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है 92.07%। राजस्थान में महिला साक्षरता जो दर है ये 52.12% है, और उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.18% है। झारखंड में महिला साक्षरता दर 56.21% है। वहीं बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर है 51.50%। तो ध्यान रखिएगा सबसे कम यहाँ पर हो जाएगी, दूसरे नंबर पर सबसे कम में राजस्थान आपका रहेगा, जो कि क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने किसको पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया है, तो यह रतन टाटा को दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है, यानी कि दिया है। और राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने यह जानकारी दी है। सामंत ने राज्य विधान परिषद को बताया कि युवा उद्यमी, महिला उद्यमी और मराठे उद्यमी को भी पुरस्कार दिए जाएंगे। क्लियर है। विशिष्ट लोगों को दिए जाने वाले महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की तरह राज्य सरकार ने रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला बेसिकली किया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और उद्योग मंत्री के तौर पर वहां इस समिति के सदस्य बेसिकली हैं। अगला क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, या इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी। क्वेश्चन एक ही है आपका, घुमा फिरा कर कैसे भी पूछ लिया जाए। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी ये की थी 1925 में, ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 में वे कांग्रेस की पहली भारतीय जो महिला है ये अध्यक्ष बनी थी। तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1955 में, माफ कीजिएगा 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, और उन्हें कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को। आप ध्यान रखिएगा, भारत कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। और भारत अधिराज्य में राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला ये थी सरोजिनी नायडू। 1947 में संयुक्त प्रांत की गवर्नर ये बेसिकली बनी थी। अगला क्वेश्चन है लोसर त्योहार लद्दाख में कब मनाया जाता है, तो यह फरवरी या मार्च के महीने में मनाया जाता है। कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन मिला होगा। लोसर त्योहार लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है। यहाँ पर तिब्बती कैलेंडर की बात की जा रही है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की यहाँ पर बात नहीं की गई है। क्लियर है। 15 दिनों तक चलता है, लेकिन पहले 3 दिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें होते हैं। हिरन के नृत्य और राजा और उनके विभिन्न मंत्रियों के बीच मनोरंजक लड़ाई जैसे हास्य कार्यक्रम इस त्योहार का मुख्य आकर्षण है। लोसार की विशेषता विशेष रूप से नृत्य, संगीत और आनंद की एक सामान्य भावना है। लद्दाख में लोसार को सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आयोजन माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हरित क्रांति से, बता रहे थे कि हरित क्रांति से कथन वाला बेसिकली स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और दूसरे व्यक्ति ने हमें बताया कि हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन बना हो। तो गाइस देखिए, कथन वाले जो क्वेश्चन होते हैं 4 अलग अलग कथन आपको दिए रखते हैं, तो उनमें आपको क्षेत्र वगैरह काफी सारी डिटेल दे रखी होती है, उनमें से आपको क्लिक करना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब सत्य वाला पूछा है या असत्य वाला पूछा है, क्लियर है, सारी डिटेल यहाँ पर हम आपको कवर करवा देंगे। तो हरित क्रांति जो है गेहूं उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। MS स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति से कल भी क्वेश्चन बना था कि किस पंचवर्षीय योजना में ये स्टार्ट हुई थी। क्लियर है। तो भारत के भीतर हरित क्रांति 1966 में शुरू हुई, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में। हरित क्रांति का तात्पर्य अधिक उपज किस्म HYV के बीजों, विशेषकर गेहूं और चावल के उपयोग के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि से है। इन बीजों के उपयोग के लिए सही मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग के साथ साथ जल की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। पुरानी तकनीक के उपयोग और किसानों के विशाल बहुमत के लिए आवश्यक अवसंरचना के अभाव के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बहुत कम थी। अगला क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। सही जवाब रहेगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था, और सिद्धांत में अल्बर्ट आइंस्टीन के 2 परस्पर संबंधित सिद्धांत शामिल है, जो विशेष सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता हैं। सिद्धांतों को 1905 और 1915 के वर्षों में प्रस्तावित और प्रकाशित किया गया था।
गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में सभी भौतिक घटनाओं पर विशेष सापेक्षता लागू होती है। सामान्य सापेक्षता गुरुत्वाकर्षण के नियम और प्रकृति की अन्य शक्तियों से इसके संबंध की व्याख्या करती है। ध्यान रखिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है इसमें कि क्या किस तरह से ऑप्शंस मिले थे, बाकी उन्होंने बताया, दो अलग अलग लोगों ने बताए। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, इस तरह से ऑप्शंस उन्होंने बताए। इसके अलावा दूसरे ने बताया निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत के पड़ोसी देश है। अब यहाँ पर आपको जो जहां तक देखने को मिल रहा है ऑप्शंस कुछ इस तरीके से आपको 4 दिए होंगे। इसमें एक ऑप्शन दिया होगा पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और में भी आपके अलग अलग कंट्रीज के नाम दिए होंगे तो वो आपके सारे गलत हो जाएंगे, ये आपका सही रहेगा। इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन बना है। भारत के निकट पड़ोसी पाकिस्तान, जो भारत के निकटतम पड़ोसी देश है, इसमें पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव शामिल है। क्लियर है। भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि जो सीमा है साझा करता है, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। भारत के साथ साझा की गई सीमा की जो लंबाई का क्रम है, सबसे लंबी से छोटी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी से छोटी, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चाइना 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर और म्यांमार से 1643 किलोमीटर लगती है। सबसे ज़्यादा जो लगती है ये बांग्लादेश के साथ में लगती है, सबसे कम लगती है म्यांमार के साथ में। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का साम्राज्य कितने भागों में विभाजित किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था, या फिर क्वेश्चन इस तरह से होगा कि हर्षवर्धन ने कितने भागों को अपने शासनकाल में बांटा। इस तरह से खैर जो भी हो एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। हर्षवर्धन हर्ष के नाम से लोकप्रिय एक भारतीय सम्राट था जिसने 606 से 647 ईस्वी तक भारत पर या उत्तर भारत पर शासन किया था। वह वर्धन राजवंश का सदस्य था। जब हर्ष अपने सबसे शक्तिशाली रूप में था तब नर्मदा नदी उसके क्षेत्र की दक्षिणी सीमा के रूप में कार्य करती थी, जिससे उस समय उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत का अधिकांश भाग शामिल था। बाद में उसने कन्नौज यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में को अपनी राजधानी के रूप में चुना और उसने 647 ईस्वी तक वहां पर शासन किया था। जैसा कि हर्ष ने भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप की ओर अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, चालुक्य वंश के पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में उसे नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश में नृत्य के क्षेत्र में कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो कालिदास जो सम्मान है या कालिदास पुरस्कार, ये मध्य प्रदेश में नृत्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार बेसिकली है। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश प्रतिवर्ष कालिदास सम्मान प्रदान करता है, जो कला के लिए एक पुरस्कार है। और ये सम्मान प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संस्कृत लेखक कालिदास के नाम पर है। 1980 में सबसे पहले कालिदास सम्मान दिया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में इसे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, दृश्य कला की श्रेणियों में हर दूसरे वर्ष प्रदान किया जाता था, बट अब जो है इसको हर साल प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुजिलिस्ट किस खेल से संबंधित है। इस तरह से ये कोई नाम है, आप देख लीजिएगा क्या नाम है आपको दे रखा था। कोई महिला खिलाड़ी का नाम दिया था और उनका पूछा था किस खेल से संबंधित है। अब ये एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया क्या था, आपको अगर पता है तो कमेंट में कमेंट करके जरूर से आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी जो है उसका संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। देखिए ट्रॉफी वगैरह से या खेल शब्दावली से लगातार आपके क्वेश्चन बन रहे, तो वहीं से ये क्वेश्चन बेसिकली निकल कर आ रहे हैं। दिलीप ट्रॉफी का नाम जो है श्री कुमार दलीप सिंह के एस दलीप सिंह जी के नाम पर बेसिकली रखा गया है। यह एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच खेला जाता है। और इससे पहले 3 टीमों अर्थात इंडिया रेड, इंडिया ब्लू, इंडिया ग्रीन द्वारा लड़ा गया था। 2016-17 से यह जो टूर्नामेंट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के चयनकर्ताओं द्वारा चुनी गई टीमों द्वारा खेला जाता है, जो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 280 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आर्टिकल से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। वित्त आयोग का जो गठन है ये 22 नवंबर 1951 को किया गया था। वित्त आयोग का उद्देश्य क्या है, तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को बनाए रखना वित्त आयोग का काम होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और वित्त आयोग के पहले कार्यकारिणी क्षितिज चंद्र नियोगित है। क्लियर है। अब तक 15 वित्त आयोगों का गठन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। लोसांग जो उत्सव है ये सिक्किम में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, लोसांग महोत्सव उत्तर पूर्व भारत के एक राज्य सिक्किम में सबसे प्रमुख आयोजनों में से एक है। सिक्किम में नववर्ष की शुरुआत लोसांग से होती है, जो पूरे प्रांत में जबरदस्त उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। ये जो आयोजन है कटाई के मौसम के अंत में होता है, जो उन सभी किसानों के लिए बहुत जरूरी खुशी उत्साह प्रदान करता है जिन्होंने पूरे वर्ष कड़ी मेहनत की है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कितने खाते खुलवाए गए। सही जवाब आपका जो हो जाएगा, देखिए 43। यहाँ पर आपको जो थोड़ा सा डेटा है इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो 4,31,78,717 आपका करेक्ट आंसर है। 4,31,78,717 जो खाते हैं खुलवाए गए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मध्य प्रदेश में।
कुल कितने खुले हैं पूरे भारत में, तो ऑल ओवर पूरे भारत में जो खुले 51 करोड़ खाते खुले हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है जिसमें व्यापक वित्तीय समावेशन लाने और देश के सभी घरों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है। PMJDY दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से की प्राचीर से की थी और 28 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु की नारी शक्ति की योजना से क्वेश्चन आपका आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया है, क्लियर है क्या क्वेश्चन था। देखिए हमने कुछ डिटेल यहाँ पर आपके लिए निकाली है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने द्रविड़ नेता CN अन्नादुरै की जयंती पर द्रविड़ मुन्नेत्र कसगम, जिसको द्रमुक बोलते हैं, सरकार की महिलाओं के लिए 1000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की। स्टालिन ने योजना की शुरुआत करते हुए कई लाभार्थियों को बैंक के डेबिट कार्ड दिए। वहीं राज्य सरकार के मंत्रियों ने अपने अपने जिलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो याद रखिएगा ये जो योजना है बेसिकली महिलाओं के लिए चलाई गई। अब तमिलनाडु की योजना है तो हो सकता है यही क्वेश्चन आपका पूछा गया हो। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, तो इसका संबंध हो जाएगा अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से, इसका संबंध है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, उसको मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान ये करता है अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन है अगर कोई गिरफ्तार तो वह कर सकते हैं, इससे एक क्वेश्चन था इस तरह सा, तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका हो सकता है, डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है एक भारतीय नागरिक को राहत प्रदान करता है जिससे गिरफ्तार किया गया है और बचाव के लिए अधिकार से वंचित किया गया है। अनुच्छेद 22(1) में प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा और उसे अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने की अनुमति दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नई आयकर दरें या आयकर जो स्लैब किस वर्ष प्रभावी हुआ था, तो ये 1995-96 में हुआ था। भारत सरकार ने मूल व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को रुपए से बढ़ा दिया था 30,000 रुपये से वित्तीय वर्ष 2000, देखिए वित्तीय 30,000 से रुपये वित्तीय वर्ष 1994-95 और मूल्यांकन वर्ष 1995-96 के लिए 35,000 थे। आयकर नई आयकर दरें या नई आयकर जो स्लैब है ये 1 अप्रैल 1994 से प्रभावी हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1995-96 में ये प्रभावी हुई थी। अब यहाँ पर हमने पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हैं जीके के, क्लियर गाइज। आगे बढ़ते हैं हिंदी की ओर। हिंदी के भी सारे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। यह टेस्ट सीरीज है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में चाहें तो लिंक चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो पैटर्न आपके एग्जाम में आ रहा है सेम पैटर्न पर मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार टेस्ट आप जरूर से जाकर दे लीजिएगा। हिंदी की बात करें गाइज, हिंदी का पहला क्वेश्चन है दिशा का पर्यायवाची क्या होता है, तो दिशा का जो पर्यायवाची है ये और, तरफ, दिक, जानिब, ये सारे जो है दिशा के पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है, तो रेन, रजनी, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, विभावरी, है ना। इसके अलावा छंदा, सरवरी, रात, ये सभी जो है रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इन्हीं में से आपको एक मिला होगा। अगला क्वेश्चन बना है गोस्वामी का तद्भव क्या होता है, तो तद्भव रूप की अगर अपन बात करें गोस्वामी के, तो गुसाई, गोसाई, गोस्वामी आदि ये सभी गोस्वामी के तद्भव शब्द हैं। तत्सम हो जाएगा गोस्वामी और तद्भव ये सारे हैं, इनमें देख लीजिएगा। अटल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो अटल का जो पर्यायवाची शब्द है ये अविचल, नित्य, दृढ़, स्थिर, अडिग, अपरिवर्तनीय, ध्रुव, अचल, पक्का, ये सारे जो है अटल के पर्यायवाची शब्द हैं। किताबी कीड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, पुस्तकों में ही खोया रहने वाला व्यक्ति किताबी कीड़ा होने का मुहावरा है, बेसिकली इसका अर्थ है किताबी कीड़ा होने का। अगला क्वेश्चन है सौभाग्य का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, सौभाग्य की जो शुद्ध वर्तनी होगी ये होगी, इस तरह से ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासा पलटना मुहावरे का अर्थ क्या है, अचानक परिस्थितियों में बदलाव हो जाना या अचानक हालातों का उलट जाना पासा पलटना मुहावरे का अर्थ है। जीवन दान का विलोम शब्द क्या होता है, तो जीवन दान का हो जाएगा मृत्युदान। अलगाव का विलोम होता है मिलन, तो अलगाव बेसिकली आपसे पूछा है, इसका मिलन हो जाएगा। साहस और शक्ति वाला एक गद्यांश आपको आया था, एक गद्यांश पूछा गया था, 5 क्वेश्चन उसमें आपको दे रखे थे। देखिए गाइस विलोम शब्द से 3 क्वेश्चन पूछे, पर्यायवाची से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बने हैं, तत्सम तद्भव से 1 से 2 क्वेश्चन बना है, गद्यांश 1 आया था, 5 क्वेश्चन उससे बने थे, अशुद्धियों वाला क्वेश्चन आया था, है ना, ईरर वाला वर्तनी शुद्धिकरण। निम्नलिखित में से भाववाच्य कौन सा, इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। संज्ञा से एक क्वेश्चन बना था, अनेकार्थी से क्वेश्चन बना और लोकोक्तियां आपकी आई है। तो ये सारे हमने क्वेश्चंस भी आपको कवर करवा दिए और टॉपिक भी हमने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं मैथ्स में प्रतिशत से 1 क्वेश्चन बना है, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन बना है, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन बना है, डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए,
और बोट एंड स्टीम से एक क्वेश्चन बना है आपका, ट्रेन से एक क्वेश्चन बना है, एज से क्वेश्चन आपका पूछा गया, मिश्रण से क्वेश्चन आपका बना है मिक्सचर से। इसके अलावा क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन बना है। क्लियर है। रेशियो से क्वेश्चन आपका बना है और सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ये आपका पूरा मैथ्स का हमने तो टॉपिक बता दिए कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। कल भी हमने आपको बताया चारों शिफ्टों का कल पता चला है और आज की एक शिफ्ट 5 शिफ्ट अब तक पता चल चुकी है। काफी हद तक आपको आइडिया लगा होगा कि आपका पैटर्न किस तरफ जा रहे हैं। जो टॉपिक ज्यादा आ रहे हैं उन पर आप अच्छा खासा कमांड अप कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और वहां से हेल्प मिल जाएगी। रीजनिंग में बात करें, रीजनिंग में 5 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन बने, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, कटिंग फोल्ड पेपर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, पजल से क्वेश्चन बनाए, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन बता रहे थे, दिशा निर्देशन से क्वेश्चन आपका बनाए, कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज से एक क्वेश्चन है, आकृति वाले 4 क्वेश्चन थे और नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर हमने गाइस मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी सारे हमने आपको कवर करवा दिए, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। यहाँ तक कि हमने टॉपिक भी आपको बता दिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने, ताकि आप उन टॉपिक को पहले ही प्रिपेयर कर ले और आप एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर पाएं, अच्छे से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं। क्लियर है। तो आप जरूर से अगर कोई क्वेश्चन और भी छूट गया है तो आप कमेंट में कमेंट करके बताएगा कि ये क्वेश्चन और आया था, ताकि बाकी लोगों को भी वहां पर पता चल जाए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ हमने एप्लीकेशन पर डाल दी है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है। ये टेस्ट सीरीज अगर आप चाहें तो डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, टेस्ट वहां पर दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। क्लियर है। और गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए। डेली बेसिस पर ऐसे ही एनालिसिस वीडियोज हम लेकर आते रहें। तो मिलते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।